Good morning, students. In this video of stereochemistry, we are starting from meso compounds या meso compounds. meso compounds देखिए एक ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है जिसमें इंटरनली उसकी स्ट्रक्चर के अंदर इस तरह का बॉन्डिंग वगैरह होती है जिसके कारण से उसमें किरेल कार्बन एटम प्रेजेंट होते हुए भी वह ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। इसको अपन एक टार्ट्रिक एसिड के एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर टार्ट्रिक एसिड का देखिए एग्जाम्पल दिया गया है। टार्ट्रिक एसिड के अंदर 2 किरेल कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। इन 2 किरेल कार्बन एटम के कारण हम 2 प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। फर्स्टली हमने इस स्ट्रक्चर को इस प्रकार से लिखा, ये इसकी मिरर इमेज हो गई। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, अतः ये एक दूसरे के इनेंशियोमर हो गए। इसी तरीके से टार्ट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर को इस प्रकार से थर्ड वाले टाइप से भी लिखा जा सकता है। ये इसकी मिरर इमेज हो गई। ये दोनों थर्ड एंड फोर्थ भी एक दूसरे के मिरर इमेज हैं एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, अतः ये दोनों भी एक दूसरे के इनेंशियोमर हो गए। स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं, किरेल कार्बन एटम की उपस्थिति है इनमें। स्ट्रक्चर थर्ड एंड फोर्थ में भी किरेल कार्बन एटम उपस्थित है, लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, जिसके कारण से यह ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ऐसे कंपाउंड जिनमें किरेल कार्बन एटम उपस्थित होते हुए भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, उन्हें मीसो कंपाउंड कहा जाता है। अतः हम ये बता सकते हैं कि टार्ट्रिक एसिड के 3 स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, डी आइसोमर, एल आइसोमर एंड थर्ड वन विल बी मीसो कंपाउंड। स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर सेकंड में से एक डी आइसोमर होगा, एक एल आइसोमर होगा और थर्ड एंड फोर्थ दोनों एक ही कंपाउंड मीसो कंपाउंड की श्रेणी में आएंगे। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि टार्ट्रिक एसिड में 2 किरेल कार्बन एटम प्रेजेंट होते हुए भी इसके 3 ही स्टीरियो आइसोमर बनते हैं। अब देखिए किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स को किस प्रकार कैलकुलेट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपाउंड में n किरेल सेंटर या किरेल कार्बन एटम प्रेजेंट हो तो उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स का नंबर 2n होगा। फॉर एग्जाम्पल अपन लैक्टिक एसिड को देखें, ये लैक्टिक एसिड है। इस लैक्टिक एसिड में 1 किरेल कार्बन एटम प्रेजेंट है। 1 किरेल कार्बन एटम प्रेजेंट होने पर इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स की संख्या कितनी होगी? 2n, n मीन्स यहाँ पे 1, 2n मीन्स 2, यानी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स की संख्या कितनी होगी? 2। ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स की संख्या कोई नहीं, 0, यानी टोटल आइसोमर कितने होंगे यहाँ पे? केवल 2, यानी कि लैक्टिक एसिड के 2 आइसोमर पॉसिबल हैं और दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव हैं। एक डी आइसोमर होगा यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और दूसरा एल आइसोमर होगा मीन्स लीवो रोटेटरी होगा। ये जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, इन कंपाउंड्स को में कार्बन एटम अगर टेट्रावेलेंट है और चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हैं तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशनल पेपर में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है फ्लाइंग वेज फॉर्मूला। फ्लाइंग वेज फॉर्मूला को
किस प्रकार से लिखा जाता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, फ्लाइंग वेज फॉर्मूला में कुछ बॉन्ड्स, जो बॉन्ड ऑब्जर्वर की तरफ आते हुए होते हैं, उन्हें हम सॉलिड वेज के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो ऑब्जर्वर से दूर जाते हुए होते हैं, उन्हें हम टूटी हुई वेज से रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही कुछ बॉन्ड जो कागज़ के तल में होते हैं उसे नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस प्रकार से हमारा फ्लाइंग वेज फॉर्मूला बनता है। जैसे कि एक ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में हम देखें, जो सी है, सी बॉन्ड है वह ऑब्जर्वर की तरफ होगा। डी बॉन्ड है जो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा होगा। ए एंड बी वाले जो बॉन्ड हैं वो कागज़ के प्लेन में ही होंगे। इसी प्रकार से हम कुछ कंपाउंड्स की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रिक एसिड की लिखी है, एलेनिन की लिखी है, इसमें हम देख सकते हैं कि CH3 जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ है, इसलिए इसे सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट किया गया है। और H जो है वो ऑब्जर्वर से दूर है, दूर जाता हुआ है, इसलिए उसे डॉटेड वेज से रिप्रेजेंट किया गया है। दो एटम्स जो हैं, दो ग्रुप्स जो हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये दोनों पेपर के प्लेन में हैं, इसलिए इन्हें सिंपल लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। यही हम एलेनिन की स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हैं जिनको हमने फ्लाइंग वेज फॉर्मूला से लिखा है, उसको 2 डायमेंशनल पेपर में कंप्लीटली ड्रॉ करने के लिए हमें एक नए फॉर्मूला की आवश्यकता होती है और उसे हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। किसी भी केमिकल कंपाउंड का जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है उसको देखिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके 2 ग्रुप्स जो होते हैं वो कागज़ के तल में होते हैं। एक ग्रुप कागज़ के तल से ऊपर होता है, एक कागज़ के तल से नीचे होता है। अतः हम क्या करते हैं, दो ऐसे लाइनें बनाते हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। जैसे प्लस का साइन होता है उस तरीके से। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये सदैव रिप्रेजेंट करती है कि इसके ऊपर मतलब जो भी एटम्स अटैच्ड होंगे वो ये रिप्रेजेंट करेंगे कि ये बॉन्ड्स ऑब्जर्वर की तरफ हैं। और वर्टिकल लाइंस पर सदैव उन एटम्स को रखा जाता है, या फिर वर्टिकल लाइंस वाले बॉन्ड उन एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, या बॉन्ड्स इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये दोनों एटम ऑब्जर्वर से दूर जा रहे हैं। जैसे कि ये लैक्टिक एसिड की स्ट्रक्चर है अपने पास में। लैक्टिक एसिड में हम देख रहे हैं कि 2 बॉन्ड जो हैं वो ऑब्जर्वर की तरफ हैं, जैसे कि H एंड OH, और CH3 और COOH ऑब्जर्वर से दूर हैं, तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को लिखने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स पर फोकस करना होता है। जैसे कि स्ट्रक्चर्स को प्लेन से बाहर नहीं उठा सकते हमें, और साथ ही हम किसी भी प्लेन में 180 डिग्री या 360 डिग्री तक रोटेट भी करवा सकते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं। 90 डिग्री एंड 270 डिग्री के एंगल पर रोटेशन नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि उससे हॉरिजॉन्टल पोजीशन वर्टिकल में और वर्टिकल वाले हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे दूसरा मॉलिक्यूल, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल का जो ओरिएंटेशन है वह चेंज हो सकता है। साथ ही हम ये देखते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स हैं उनके दिशात्मक परिवर्तन से इनेंशियोमर्स भी प्राप्त किए जा सकते हैं। और एक ही फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में ग्रुप्स का जब अंतः परिवर्तन या इंटरचेंज किया जाता है तो उस कंपाउंड में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता है। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रतिपन की।
चेंजेस इन कॉन्फ़िगरेशन इन केमिकल रिएक्शंस, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा किसी कंपाउंड में प्रेजेंट एसिमेट्रिक कार्बन एटम से जुड़े हुए किसी भी ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन अगर किसी अन्य ग्रुप द्वारा 180 डिग्री के एंगल पर हो तो कॉन्फ़िगरेशन का प्रतिपन्न हो जाता है और इसे हम वाल्डन इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। और ऐसा प्रतिपन्न होने पर जो डी आइसोमर होता है वह एल आइसोमर में और एल आइसोमर होता है वह डी आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन में परिवर्तन होता है वैसे ही मॉलिक्यूल के रोटेशन में भी परिवर्तन हो जाता है और इस प्रोसेस को सर्वप्रथम वाल्डन द्वारा प्रमाणित किया गया था, इसीलिए इसे वाल्डन इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे कि ये डी मैलिक एसिड है। इस मैलिक एसिड का जब PCl5 से रिएक्शन करवाई जाती है KOH की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप में H इज़ सब्सटीट्यूटेड बाय Cl, जिससे हमें एल क्लोरोसक्सिनिक एसिड प्राप्त होता है। एल क्लोरोसक्सिनिक एसिड का जब Ag2O के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो हमें एल मैलिक एसिड मिलता है और एल मैलिक एसिड में फिर PCl5 की रिएक्शन से प्रतिलोमन हो सकता है। इसी तरीके की रिएक्शन 2-क्लोरोब्यूटेन के क्षारीय जल अपघटन द्वारा जो 2-ब्यूटेनॉल बनता है उसमें भी देखने को मिलती है। इस रिएक्शन में वास्तव में होता क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप किरेल कार्बन एटम पर लिविंग ग्रुप की ऑपोजिट डायरेक्शन से या फिर अपन कह सकते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन से अटैक करने के कारण किरेल एटम का या मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्जन हो जाता है। सेकंड है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कभी कभी क्या होता है, किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में उपस्थित कार्बन एटम पर लगे हुए किसी भी एक ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन किसी अन्य ग्रुप के द्वारा करवाया जाए तो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं भी होता है, तो इसे हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जैसे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में कंट्रीब्यूशन होता है किसका, पार्टिसिपेशन ऑफ नियर बाय ग्रुप का। जैसे कि निकटवर्ती समूह है अगर उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता है तो वह इन्वर्जन होने को रोक लेता है। एग्जाम्पल देखें अपन, जब कोई एसिमेट्रिक कार्बन एटम के निकटवर्ती कार्बन एटम पर अगर कोई ऐसा समूह प्रेजेंट हो जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाता है तो समूह का प्रतिस्थापन भी हो जाता है और कॉन्फ़िगरेशन भी रिटेन रह जाता है। जैसा कि 2-ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो उसमें होता है, इससे लैक्टिक एसिड प्राप्त होता है जिसमें कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होता है। ये अपन देख सकते हैं, ये 2-ब्रोमोप्रोपेनोइक अम्ल है और इसका जल अपघटन होने पर लैक्टिक एसिड मिलता है। लेकिन इस अभिक्रिया में वास्तव में होता क्या है, ये जो साइड में पास में COO- ग्रुप होता है ये पार्टिसिपेट करता है और कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं होने देता है। अब अपन बात करते हैं SNI सब्स्टिट्यूशन की। SNI सब्स्टिट्यूशन में भी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। जब कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जैसे कि 2-ब्यूटेनॉल है, इसकी थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करवाई जाती है तो रिएक्शन अपन देख सकते हैं इस तरीके से होती है। यह है अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड, ये 2-ब्यूटेनॉल लेंगे अपन यहाँ पे स्पेसिफिकली जब रिएक्शन करवाएंगे तो, और 2-ब्यूटेनॉल या 2-ओल लेंगे तो इस पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और एल्किल हैलाइड SO2 गैस एंड HCl का फॉर्मेशन होगा। इसकी मैकेनिज़्म को अपन देखें तो इसकी मैकेनिज़्म में क्या होता है कि यहाँ पे पहले
ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को ले लेगा और फिर सल्फर से भी क्लोरीन अपने बॉन्ड को ले लेगा। इससे HCl का यहाँ पे रिमूवल हो जाएगा और थायोनिल क्लोराइड तथा अल्कोहल के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। अब इसमें SNI चेंजेस इंटरनली चेंजेस होते हैं, रीअरेंजमेंट के टाइप में इंटरनली चेंजेस होते हैं और फाइनली जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। सब्स्टिट्यूशन के दौरान जो क्लोराइड आयन होता है वो मुक्त हो जाता है और वह एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और क्लोराइड आयन भी उसी तरफ से फिर कंबाइन होता है जिस तरफ से हाइड्रोक्सिल समूह हटा है। इसलिए कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो जाता है, रिटेंशन हो जाता है। कभी कभी कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन होता है, कभी कभी इन्वर्जन होता है और कभी कभी रेसिमाइजेशन हो जाता है। रेसिमाइजेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की अब अपन बात करते हैं। ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कोई सा भी अपन ने लिया है, चाहे डेक्स्ट्रो रोटेटरी लिया है चाहे लियो रोटेटरी लिया है, वो अभिक्रिया कंप्लीट होने के बाद एक रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, रेसिमाइजेशन कहते हैं। हम एग्जाम्पल देखें, एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, देखिए हमारे पास में 2-क्लोरोब्यूटेन। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं डाइल्यूट HCl के द्वारा या H2SO4 के द्वारा तो हमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड 2-ब्यूटेनॉल मिल जाता है। इस अभिक्रिया में हम देखते हैं मैकेनिज़्म को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज़्म से होती है और SN1 मैकेनिज़्म में वास्तव में 2 स्टेप्स होते हैं जिसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। कार्बोकेटाइन जब इंटरमीडिएट के रूप में बनता है तो उस कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर प्लेनर होने के कारण उस पर राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड या फिर हम कह सकते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन से OH2 समूह का अटैक हो सकता है, जिससे दोनों प्रकार के प्रोडक्ट बनने की इक्वल पॉसिबिलिटी होती है और हमें R2-ब्यूटेनॉल तथा S2-ब्यूटेनॉल का इक्वल मिक्सचर प्राप्त होता है, जो कि हम मानते हैं कि एक रेसिमिक मिक्सचर है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ इनेंशियोमर्स और रेसिमिक मिक्सचर की। थैंक यू।